गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोग ग्रामर में सर्वनाम चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूं आपको, आप केवल वही चैप्टर अपना एग्ज़ाम के लिए तैयार रखिएगा। चाहे वो मंजरी हो, महान व्यक्तित्व हो या फिर ग्रामर हो, मैं वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। और पोर्शन जो आप लोगों ने मुझसे मांगा है, तो पोर्शन तो वही है ना कि 30% तो वैसे भी चैप्टर रिड्यूस हो चुका है। और जब 30% रिड्यूस हो चुका है तो बाकी चैप्टर कम बचते हैं। इसलिए आपका जो हाफ ईयरली तक एग्ज़ाम में आ चुका है उसको एक बार आप रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि उसमें से भी आएगा। और जितने हाफ ईयरली के बाद नए चैप्टर हैं उसमें से ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के एक बात तो क्लियर है कि आपके एग्ज़ाम में पूरा पोर्शन आएगा। 30% रिड्यूस हुआ है, इस वजह से चैप्टर्स कम हो गए हैं। और हाफ ईयरली में जितना आ चुका है उसको एक बार आप दोहरा लीजिएगा। और दोबारा जो अगला चैप्टर, जितने नए चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पोर्शन अब अलग से मुझसे मत मांगिएगा कि मिस हमको पोर्शन दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है कि यही पोर्शन है। आपका पूरा एग्ज़ाम में आएगा, आपका यही पोर्शन है। मैंने आपको पिछले वीक जो 2 ऐसे भेजा था, वो दोनों ऐसे तैयार कर लीजिएगा। इस वीक मैं आपको एक पत्र का पीडीएफ भेजूंगी, वही पत्र तैयार करिएगा, वो पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा। दोनों ऐसे आएगा ग्रामर में और पत्र आएगा। और बाकी जो मैंने आपको दिया है पीडीएफ बना के, मंजरी भी कंप्लीट हो गया, महान व्यक्तित्व भी कंप्लीट हो गया, संस्कृत भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्योंकि एग्ज़ाम एकदम पास आ गया आपके, तो आप खुद घर में पढ़ते रहिए। और अगर जो चीज़ ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिए। संस्कृत का वीडियो आपके पास है। अगर रिवीज़न नहीं भी हो पाता है बेटा, तो आप उसका रिवीज़न कर सकते हैं फिर से वीडियो को ऑन करके, और वीडियो को देख के, सुन के, समझ के, क्योंकि वीडियो आपके पास है और पीडीएफ भी सब है आपके पास। तो आप अपना काम करिए और उसको सबको तैयार रखिए। एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है और उसका सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, केवल हिंदी ग्रामर बाकी है। और वो हिंदी ग्रामर भी मैं नेक्स्ट वीक तक पूरा कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है बेटा? तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पोर्शन के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है विशेषण। देखो बेटा, विशेषण जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, एडजेक्टिव। अब विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब ये जो चित्र बना है आपके किताब में, राधा ने नए कपड़े पहने हैं, अभिनव ने सफ़ेद जूते खरीदे। अब इसमें नए और सफ़ेद शब्द कपड़े व जूते की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सब विशेषण है। तो राधा जो नए कपड़े पहनी है, उसके कपड़े के विशेषता को बता रहा है कि ये कपड़ा नया है, इसलिए ये शब्द विशेषण का है। अभिनव ने सफ़ेद जूते खरीदे, अभिनव ने जूते खरीदे, लेकिन यहाँ लिखा है अभिनव ने सफ़ेद जूते खरीदे। तो जूते की विशेषता को बता रहा है कि जूता किस रंग का है, इसलिए ये विशेषण है। तो ये जो है, इसमें जो आपके चित्र में एक लड़की बनी हुई है बुक में, और यहाँ एक लड़का बना है जिसमें फ्रॉक दिखा रही है, और यहाँ एक जूता दिखाया जा रहा है। तो ये कपड़े नए हैं और ये जूता सफ़ेद है। इसमें ये जूते की और कपड़े की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए हम इसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की परिभाषा क्या है? अब हम विशेषण की परिभाषा समझते हैं कि विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं
उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो ये तो विशेषण की परिभाषा है। अब इसका जो उदाहरण है, अब उदाहरण क्या है? जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? राधा ने नए फ्रॉक पहने, नए कपड़े पहने हैं। तो ये जो ये विशेषण है, ये कपड़े से पहले लग जा रहा है। कपड़े से पहले हम नए शब्द का प्रयोग करते हैं जो कपड़े की विशेषता को बताता है। तो आपने परिभाषा में क्या पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राधा ने नए कपड़े पहने, उसके कपड़े की विशेषता को बता रहा है, तो ये है विशेषण। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। और अब हम पढ़ेंगे विशेष्य। इसके साथ साथ आप अपनी किताब पे भी नज़र रखिएगा। जब आप किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम विशेष्य की परिभाषा पढ़ेंगे कि जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है? जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है ये आप समझिए। अब जैसे है, मैंने सफेद तोता देखा। मैंने सफेद तोता देखा। अब सफेद क्या है? विशेषण है। सफेद विशेषण है क्योंकि तोता की विशेषता को बता रहा है। तोता की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। और फिर तोता क्या है? तोता विशेष्य है क्योंकि हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो विशेष्य हो जाता है, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो जाता है। तो इस वाक्य में हमने तोता की विशेषता को बताया, वो विशेषण हो गया। और तोता के बारे में चूंकि बात कर रहे हैं कि तोता कैसा है, कौन से रंग का है, इसलिए तोता विशेष्य हो गया। अब जैसे देखो, जैसे सविता, आपके बुक में एग्जाम्पल भी है, सविता ताजी सब्जी खरीदती है। सविता ताजी सब्जी खरीदती है। अब जो ये सविता ताजी सब्जी खरीदती है जो आपने वाक्य लिखा है, इसमें क्या है? ताजी शब्द जो है वो विशेषण है। ताजी शब्द विशेषण है क्योंकि ये सब्जी की विशेषता को बता रहा है। सब्जी की विशेषता को बता रहा है इसलिए ताजी विशेषण है। लेकिन सब्जी जो है ये विशेष्य है। विशेष्य इसलिए कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो कहने का तात्पर्य ये कि विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता को बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है
गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है? संख्यावाचक। और चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो है विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहला जो है, जो गुणवाचक विशेषण है, वो उसकी परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद आदि विशेषताओं का बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में जो हमको गुणवाचक विशेषण क्या है कि जो हमको गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, ये सब आदि का बोध कराता है, आदि का ज्ञान कराता है। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद आदि का बोध कराता है, उनकी विशेषताओं का बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया बेटा? इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा कि राधा ने, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, राधा ने लाल फ्रॉक पहना है। लाल फ्रॉक पहना है। ठीक है। अब जो है, ये जो लाल है, ये कलर जो बता रहा है, जो रंग बता रहा है, फ्रॉक का रंग बता रहा है लाल, तो ये फ्रॉक के गुण को बता रहा है। गुण का जो है हमको ज्ञान करा रहा है, बोध करा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे ईमानदार नौकर ने उधार वापस कर दिया। ईमानदारी, पीला, ऊंचा, ये सब जो है शब्द जो है, ये तमाम सारे जो शब्द हैं वो गुण बताते हैं, इसलिए हम इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा क्या है? परिमाणवाचक। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के परिमाण, नाप तौल का है ना, नाप तौल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। अब जैसे नाप तौल का बोध कराना, नाप तौल का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तौल का बोध कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? वह कपड़ा 2 मीटर है। 2 मीटर जो है ये बता रहा है कि कपड़ा का नाप बता रहा है कि वो कपड़ा 2 मीटर है, तो इसलिए ये उसका नाप तौल बता रहा है, नाप बता रहा है कपड़े का, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण तथा नाप तौल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो तीसरा बेटा, अब हम पढ़ेंगे तीसरा। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक, पहला निश्चित परिमाण,
निश्चित परिमाण। अब निश्चित परिमाण में चीज़ें निश्चित होती हैं। उसकी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निश्चित मापतौल का बोध कराए, है ना, निश्चित मापतौल का बोध कराता है, उसे हम निश्चित मापतौल का बोध कराता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह 5 किलो आटा ले आई। एग्जाम्पल है, वह 5 किलो आटा लाई। 5 किलो आटा लाई। तो इसमें क्या है, निश्चित है ना कि उसने जो आटा लेके आई है लड़की, वो 5 किलो ही लाई। ये निश्चित नाप है आटे का कि उसने 5 किलो ही आटा घर में ले आई है, वो 5 किलो आटा। अब दूसरा है अनिश्चित परिमाण। दूसरा है अनिश्चित परिमाण, जिसमें जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के निश्चित नापतौल का बोध नहीं कराता, उसे हम अनिश्चित परिमाण कहते हैं। निश्चित नापतौल का बोध नहीं कराता। ठीक है बेटा, निश्चित परिमाण में निश्चित नापतौल का बोध होता है और अनिश्चित में निश्चित नापतौल का बोध नहीं होता। नापतौल का बोध नहीं होता। ठीक है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया? जैसे राम ने थोड़ी सी खीर खाई। राम ने थोड़ी सी खीर। क्योंकि निश्चित नहीं है ना कि राम ने कितना खीर खाया, कोई नाप नहीं है, इसलिए थोड़ी सी है तो थोड़ी सी में मात्रा कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये अनिश्चित है। तो अब हमने जो पढ़ा निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम। अब हम तीसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में सर्वनाम या संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक में संख्या का बोध कराता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि रीता के पास 2 पेन है। राम के पास 2 कार है। राम के पास 2 कार है। तो ये 2 पेन और 2 कार, 2, ये शब्द क्या है, संख्या का ज्ञान कराता है ना हमको, कि ऐसे सर्वनाम और संज्ञा शब्दों की संख्या का जो बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रीता के पास 2 पेन है। पेन कितना है, 2 बता रहा है, संख्या बता रहा है, उसकी गिनती बता रहा है, इसलिए हम इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे राम के पास 2 कार है, ये गिनती बता रहा है ना कि राम के पास 2 कार है, इसलिए हम इसे बताते हैं कि ये गिनती में बताते हैं, गिन सकते हैं इसको, इसलिए हम संख्यावाचक विशेषण इसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में सर्वनाम और संज्ञा की निश्चित विशेषता का बोध कराता है। जैसे कविता के पास निश्चित संख्या का बोध कराता है। ठीक है, निश्चित संख्या का हमको बोध होता है। जैसे सविता के पास 2 कंप्यूटर है। सविता के पास 2 कंप्यूटर है।
तो यहाँ क्या है, निश्चित संख्या बताया। जो आपने यहाँ देखा ना कि रीता के पास 2 पेन है, तो गिनती बता रहे हैं। लेकिन जब इसके भी दो भाग हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। तो एक पहला है निश्चित संख्या और दूसरा है अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या में हमको ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सविता के पास 2 कंप्यूटर है, हमने कह दिया, या रीता के पास 2 पेन है, राम के पास 2 कार है, या उसके पास 5 चिड़िया है। मतलब जिसकी संख्या निश्चित है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा है अनिश्चित। हमने आपको आगे बताया है कि अनिश्चित संख्या में चीज़ें निश्चित नहीं रहती, जिसमें हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पाते, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये अनिश्चित में जैसे उसके पास एग्जाम्पल है, उसके पास कई कारें हैं। अब देखो कई में क्या है, संख्या निश्चित नहीं है ना। यहाँ आपने पढ़ा कि सविता के पास 2 कंप्यूटर है, आपको पता है कि सविता के पास 2 कंप्यूटर है। लेकिन अनिश्चित संख्या में आपको नहीं पता कि उसके पास कितनी कारें, अनगिनत कारें हैं। तो आपने कहा उसके पास कई कारें हैं, उसके पास कई पेन है, उसके पास रेलगाड़ी में कम यात्री हैं, ज़्यादा यात्री हैं। मतलब जिन संख्या को हम गिन नहीं पाते उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो अब क्या है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में आपको अंतर कैसे पता चलेगा? क्योंकि अंतर ये कैसे है, जिन वस्तुओं की गिनती होती है, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उसे संख्यावाचक कहते हैं, उसमें संख्यावाचक का प्रयोग होता है। और जिनको हम गिन नहीं सकते, नाप तौल कर सकते हैं, उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। तो बेटा एक बार और समझिए कि जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या हम गिन सकते हैं उसे संख्यावाचक कहते हैं, और जिनको हम केवल नाप सकते हैं उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 पेन, 4 किताब,